Hello everybody, I am Sabya Sanjeev. Welcome to Attract Education. आज हम इस वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 7th साइंस का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है इसका सिस्टम। तो हम इसको पैराग्राफ वाइज शुरू कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ में तंगी आए तो आप हमें क्या बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में पैराग्राफ 1 में अगर आपको तंगी है तो 1 लिख के हमें दीजिए, तो हम आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। कोई भी पैराग्राफ नंबर, अगर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसके पैराग्राफ में है तो आप लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पैराग्राफ 1 ऐसे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। ओके, ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ 1। दिस इज in class 6th, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ओके, आप इस पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फूड है वो हर जिंदा ऑर्गेनिज्म, हर जिंदा जीव जंतु के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। चाहे वो इंसेक्ट हो, जानवर हो, कीड़ा इंसेक्ट हो गया, कीड़ा जानवर, इंसान, पेड़ हो, हर किसी के लिए जो है फूड एसेंशियल ज़रूरी है। आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये पांचों जो हैं ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म कर लिया है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आई हो तो फिर हमें प्लीज़ बताइएगा। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब सेकंड, all living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो हर जिंदा ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, चाहे वो कीड़ा हो, जानवर हो, इंसान हो या पेड़ हो, सारों को चाहिए फूड। ये तो आपको पता ही है, फूड के बिना तो कोई ज़िंदा रह नहीं सकता। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड तो खुद बना सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, आपने 6th क्लास में पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से बना लेते हैं अपना फूड। बट जो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स के साथ साथ जो ह्यूमंस हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये आप सोचेंगे कि तड़का मार के खाना तो हम बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये तो हम प्लांट से ही लेते हैं। तो आप सब्ज़ी तो काटते हैं, सब्ज़ी कहाँ से आती है? प्लांट से। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो किसी से कुछ नहीं लेते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये आपको समझ आ गया यहाँ पे मैं किस खाने की बात कर रही हूँ? ओके, ये जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं ये फूड को दे यूज़ हुआ है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, और इट यूज़ हुआ है फूड के लिए। ये एनिमल्स और ह्यूमंस फूड को प्लांट्स से ले लेते हैं या एनिमल्स से जो प्लांट्स को खाते हैं। अब आप पहले हम एनिमल्स का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि एनिमल्स फर्स्ट दिया हुआ है। ओके, अब जैसे देखिए जो लायन है, हम लायन और डियर का एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जो लायन है वो डियर को खाता है ना, क्योंकि वो नॉन वेज होता है, वो प्लांट्स को नहीं खाता। लेकिन जो डियर है वो खाता है ना प्लांट्स, डियर तो प्लांट्स ही खाता है, और कुछ डियर तो नॉन वेज होता नहीं है। तो
डियर प्लांट्स खाता है, लायन उसको खा जाता है। तो ये वही बात आ गई ना, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ये वही बात आ गई। अब ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम जो नॉन वेज होते हैं वो हैन को खाते हैं ना। हैन क्या खाती है? नट्स। चलो हैन को छोड़ दो, कुछ जो नॉन वेज होते हैं वो गोट भी खाते हैं, मीन्स जिसको गोट या फिर बकरा बकरी ऐसे ये खाते हैं। लेकिन ये जो बकरा या बकरी होते हैं, या हैन ही ले लो, हैन हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या खाते हैं? नट्स। हैन नट्स खाती है, पर जो गोट होती है वो पेड़ों के पत्ते खाती है ना। तो ह्यूमंस उसको खा लेते हैं। तो ये वही बात आ गई, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, या फिर हम प्लांट्स से सब्जियां लेते हैं या उन एनिमल्स को खा जाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। ओके, इसीलिए दस जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली हो गया या इनडायरेक्टली? डायरेक्ट प्लांट्स को खा जाते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस, या फिर इनडायरेक्टली या किसी एनिमल को खा के जो प्लांट्स खाता है, खा के प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। डायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्ट ले लो। अब हम क्लाउड देखते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि क्लाउड्स ये जो बने हुए हैं बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है ना, हम नहीं पढ़ेंगे। नो, यही मेन होता है, क्योंकि ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है, ये जो बूजो है, इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं, ये इन्हीं के आगे हमारा आगे शुरू होने वाला होता है। और इसको ही पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि आगे मुझे क्या पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यही हमारे चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब इस पैराग्राफ को हम समझते हैं। ये 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पैरा है। अब मैं इसे आपको समझाने लगी। जो प्लांट्स हैं वही एक ऐसा जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, वही एक सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है, ये एक एयर में गैस होती है। वाटर जो है ये हमारी सॉइल में प्रेजेंट होता है, और मिनरल्स भी हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये इनके सराउंडिंग्स ही होते हैं, ये आपको पता ही है। अब नेक्स्ट पैरा, the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। Therefore, plants are called autotrophs. Animals are and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. hetero होता है other. ओके, अब हम इस पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए,
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनेबल करते हैं अपनी बॉडीज़ को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए और अपनी बॉडी की डैमेज्ड पार्ट को ठीक करने के लिए, और एनर्जी देते हैं हमें हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको चलाने के लिए। जो न्यूट्रिशन है वो मोड ऑफ टेकिंग, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ, जो न्यूट्रिशन है वो मोड ऑफ टेकिंग फूड है, मतलब कि वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस। न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ भी आप लिख सकते हैं, मोड और प्रोसेस एक ही होते हैं। न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म से खाना लेने का एक प्रोसेस है और उस खाने की यूटिलाइजेशन, मतलब कि पचना जिसे हम बोलते हैं, यूटिलाइजेशन करता है बॉडी के थ्रू। इस प्रोसेस ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, उस प्रोसेस से जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना बनाते हैं अपने लिए, फूड देमसेल्स, वो खुद ही खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, क्या बोलते हैं, सिंपल साधारण से सब्सटेंसेस से उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। उस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि सेल्फ खुद, ट्रॉप्स होता है नरिशमेंट, मतलब कि नरिश करना, तो मतलब कि खुद ही अपने आप को नरिश करना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एनिमल्स और बहुत से अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, कीड़े मकोड़े, ये फूड लेते हैं जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें हीटरोट्रॉप्स कहा जाता है। अब क्लाउड पढ़ लेते हैं। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहेली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी खुद खाना क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, जैसे प्लांट्स बना सकते हैं। अब इसके आगे ही आपको पता है, आप देखते हैं। Now we may ask where the food factories of the plants are located. Whether food is made in all parts of a plant or only a certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? तो इस पैराग्राफ का मतलब जान लेते हैं। तो अब हम अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि फूड फैक्ट्रीज़ प्लांट्स की कहाँ पे होती हैं, ये तो हमें नहीं ना पता। तो वेदर, या तो उनकी जो फूड है वो सारे पार्ट्स में बनाया जाता है या फिर कुछ पार्ट्स में, और जो प्लांट्स हैं वो कैसे रॉ मटेरियल्स लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, वो जो लेते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल्स, मटेरियल्स लेते हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको फूड फैक्ट्रीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स। ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब कैसे होता है। अब चलिए पढ़ते हैं 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण। मतलब कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ओके, यहाँ पे इसका मतलब भी दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ये इसका मतलब है अगर आपको इंग्लिश में कहीं पे भी लिखना है। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ।
Leaves are the food factories of plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. फिगर 1.2c। अब हम इस पैराग्राफ का मतलब जान लेते हैं। तो जो लीव्स होते हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है, मतलब कि लीव्स में प्लांट्स का खाना बनता है। इसीलिए जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं वो लीफ तक पहुंचने ज़रूरी हैं। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स में। ओके। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में, वो अंदर थ्रू द टाइनी पॉर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से अंदर ली जाती है उन टाइनी पॉर्स से जो लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इन टाइनी पोर्स को, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से सराउंड होते हैं। ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं इन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं। इन्होंने बताई हुई है फिगर हमारी 1.2 की सी फिगर। अब हम देखते हैं कौन सी फिगर है। ठीक है, ये हमारी सेल की, ये तो सेल होता है ना, तो जो 1.c उन्होंने बताया हुआ है ये हम अभी बताते हैं। पहले ये जो सेल का इन्होंने बॉक्स दिया है ये हम पढ़ लें। ओके। यू हैव सीन that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. अब हम उस फिगर को भी देखेंगे। पहले हम ये समझ लें फिर हम उस फिगर को भी दिखाते हैं जो हमने इस वाले इस पैराग्राफ में पढ़ी है। ओके। आपको स्टोमेटा की फिगर तो देखनी ही है ना। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक्स से बनी होती हैं। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। जो बिल्डिंग्स हैं वो ईंटों से बनी होती हैं। इसी तरह जो बॉडीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो छोटे छोटे यूनिट से बनी होती हैं जिन्हें सेल्स का कहते हैं। हम सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। ओके। जो सेल्स हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, ऐसे वो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। जो सेल्स होते हैं कोशिका जिन्हें हम कहते हैं, वो एक थिन आउटर बाउंड्री, मतलब कि सेल्स के आर पार एक बाउंड्री होती है जो बहुत ही पतली होती है, वो उससे इनक्लोज्ड होते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। अब जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड सेपहेरिकल, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उनमें सेपहेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इन सेल्स को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये होता है न्यूक्लियस सेल। अब हम दिखाते हैं न्यूक्लियस क्या है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का एरो जा रहा है, ये मतलब कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, हम आपको पूरा समझाते हैं। साइटोप्लाज्म, ये जो ये है ये हमारा पूरा
सेल है, पहले हम समझ लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए ये पूरा एक सेल है, आपको दिख रहा है ना, ये सेल है। अब देखिए, अब जो क्या बोलते हैं, अब ये न्यूक्लियस, ये सेल है, ओके। ये जो इसकी जो बाउंड्री है, ये आपको ब्लैक ब्लैक बाउंड्री और वाइट वाइट लाइंस दिख रही है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये पूरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बीच ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा, ये इस पूरे सेल के अंदर येलो येलो बने हुए हैं बहुत सारे सर्कल्स, ये न्यूक्लियस होते हैं। ये आप देख सकते हैं एरो है, और ये जो इसके साथ टाइनी पोर्स होते हैं ये होते हैं साइटोप्लाज्म, और ये पूरे जेली होते हैं, जेली की तरह होते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं कि ये फिगर कहाँ पे है। हाँ, ये देखिए, ये एक लीफ है, आप देख सकते हैं। तो ये होता है लीफ का साइटोप्लाज्म, स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स होते हैं बीच में टाइनी पोर्स, और इनको स्टोमेटा, ये जो बीच में ओवल बना हुआ है इसे हम स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं, ओके। और आपको एक बात दिमाग में रखनी होगी कि जो स्टोमेटा है उसकी शेप बीन शेप्ड होती है, ओके। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने दिमाग में रखिएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो ये है, ये क्लोरोफिल है, ये गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटा है, ओके। अब हम अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब आ गई है बात भूजो की। अब इस क्लाउड को पढ़ना भी ज़रूरी है। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब बूजो जानना चाहता है कि जो रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जिन वाटर और मिनरल्स को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, वो पत्तों तक कैसे पहुंचते हैं। अब हम पढ़ते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. अब इसको समझ लेते हैं। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स में बाय वेसल्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो पाइप्स की तरह होते हैं। वेसल्स आप नाड़ियाँ समझ लीजिए, क्यों हम जो ह्यूमंस होती हैं उनको वेन कहते हैं, जिन्हें नाड़ियाँ कहते हैं, तो इनको वेसल्स कहते हैं। जो पाइप की तरह होती हैं थ्रू आउट द रूट, पूरी रूट्स में वो होती हैं पाइप्स की तरह, स्टेम में भी होती हैं और ब्रांचेस और लीव्स में भी होती हैं। इनसे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं लीव्स तक, और ये एक कंटिन्यूस पाथ और पैसेज बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये एक कंटिन्यूस रास्ता बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि ये जो वाटर और मिनरल्स हैं ये लीफ तक पहुंच सकें। अब इनको हम वेसल्स कहते हैं। अब आप इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, मटेरियल इन प्लांट्स के बारे में आगे चैप्टर 11 में बहुत ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। अब क्लाउड की बारी आ गई है। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब पहेली जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है जो वो ही सिर्फ सिंथेसिस कर सकते हैं फूड, लेकिन और पार्ट्स ऑफ द प्लांट नहीं कर सकते। यह पहेली जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है तो होगा ही, आगे चलिए पढ़ते हैं।
अब देखिए, the leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize का मतलब prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. अब इसका मतलब जानते हैं, जो लीव्स होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. ये जो ग्रीन पिगमेंट, ये जो क्लोरोफिल होती है, ये लीव्स को हेल्प करती है सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर खींचने में. ओके, जो ये जो एनर्जी होती है, ये इसे प्लांट्स यूज़ में लाते हैं फूड को प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके. ओके, इसीलिए जो फूड की सिंथेसिस है, जो फूड को बनाने का प्रोसेस है, ये सिर्फ सनलाइट में ही होता है और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में दिया है, फोटो मतलब कि लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन, वही उसका मतलब जो मैंने समझाया था, प्रकाश संश्लेषण. ओके, अब आगे. इसलिए हमने ये फाइंड किया कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं वो बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस उनके बिना नहीं हो सकती. और ये सबसे अलग प्रोसेस है अर्थ के ऊपर, सबसे अलग. जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स उस सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको प्लांट में स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड की फॉर्म में. इसीलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो सन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. अब आगे पढ़ते हैं. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ अर्थ के ऊपर बिना फोटोसिंथेसिस के? क्या आप इमेजिन ये सब कर सकते हैं कि क्या होगा उस टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी? अब आगे बढ़ते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इन्होंने आंसर दिया है उस क्वेश्चन का. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अब इसका मतलब जान लेते हैं. फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में वहाँ पे कोई इस धरती पे कुछ भी नहीं होगा खाने पे. और जो बहुत सारे ऑलमोस्ट, मतलब कि ज़्यादातर जानवरों का, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ह्यूमंस, जानवर, कीड़े मकोड़े, इनका ये जो सर्वाइवल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सारा
प्लांट्स के बने हुए फूड के ऊपर होता है, डिपेंड होता है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलो इस फूड को छोड़ो, फूड के पीछे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही एसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ। जो ऑक्सीजन है, फूड के पीछे जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिजम्स के ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। और इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर। ओके, सो सॉरी फॉर दिस मैसेज। जो हमारे अभी SMS आया, इसको आप ध्यान में ना रखते हुए पढ़ाई कीजिए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, figure 1.2, देखते हैं 1.2 फिगर ये है। ओके, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, फिगर 1.3, ये आ गई है फिगर 1.3। The process can be represented as in an इक्वेशन अब बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब हम इस वाले को समझते हैं पैरा को, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो क्लोरोफिल ने सेल्स ऑफ लीव्स लिए होते हैं, ये पूरा एक लीव है ना, लीव के जो बिल्कुल अंदर बारीक गए हुए हैं, क्लोरोफिल ने जो लीव के सेल लिए होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, वो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करती है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। फिगर 1.3 ये आ गई। देखिए अब ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन छोड़ दी। ओके, और ये वाटर मिनरल अब्जॉर्ब हो रहे हैं और ये लाइट एनर्जी पड़ रही है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे क्लोरोफिल ने बनाता है, और इस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के सनलाइट अपान क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम छोड़ देते हैं, प्लांट्स छोड़ देते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, अब हम ये जो ऊपर हमारा ब्लू बॉक्स है इसे देख लेते हैं, क्या है इस ब्लू बॉक्स में। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scalp or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. The plants have green stems which carry out photosynthesis. अब इसे पढ़ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। लीव्स को छोड़ के जो फोटोसिंथेसिस है वो और भी ग्रीन पार्ट्स, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में अकर होती है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स में और ग्रीन ब्रांचेस में। जो डेजर्ट के, जो रेगिस्तान के प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल की तरह या फिर स्पाइन, कांटों की तरह लीव्स होते हैं। जैसे आप कैक्टस ले लीजिए, कैक्टस के साइड में कांटे लगे होते हैं ना, वो उनके लीव्स होते हैं। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए ट्रांसपीरेशन का वो यूज़ करते हैं इन स्पाइंस से प्लांट्स।
दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन ही होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, आपको अब समझ आ गया होगा कैक्टस के नीचे जो स्टेम है वो ग्रीन ही होती है और ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में ही प्लांट्स में भी प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस अकर होती है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब इस पैराग्राफ का मतलब जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन होती है उसको प्लांट्स छोड़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो लीव्स में स्टार्च का प्रेजेंस होता है वो इंडिकेट करता है अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि लीव्स के ऊपर स्टार्च की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस को अकर करती है। जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब वापस क्लाउड आ गया हमारे पास बूजो का। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. जो बूजो है उसने ऑब्जर्व किया सम प्लांट्स को विद डीप रेड, बिल्कुल रेड, वायलेट, पर्पल ले लीजिए और ब्राउन लीव्स के साथ, और वो ये जानना चाहता है कि ये जो लीव्स हैं क्या ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम इसका आंसर देंगे बूजो को एक्टिविटी के साथ। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind. Keep one in dark or in a black box for 72 hours and other in sunlight. अब इसका क्या मतलब है हम जानते हैं। 2 आपने पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। पॉटेड मतलब कि पॉट में जो लगे हुए हैं, पॉट में गमले में लगे हुए हैं। ओके, बिल्कुल सेम। अगर एक प्लांट आप मैंगो का ले रहे हो दूसरा भी मैंगो का ही होना चाहिए। एक आप अमरूद का ले रहे हो तो दूसरा भी अमरूद का ही होना चाहिए। अब एक प्लांट को आप रखिए डार्क में, मतलब कि अंधेरे में, या फिर एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दीजिए 72 आवर्स, मतलब कि 2 दिनों के लिए, और जो दूसरा है उसको आप सनलाइट पे रखिए। Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6th. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. अब हम पढ़ते हैं इसका क्या मतलब हो गया। मतलब कि आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो उन दोनों प्लांट्स के लीव्स के साथ जैसे कि आपने क्लास 6 में किया था। मतलब कि आपने जो दोनों प्लांट्स हैं उनके लीव्स के ऊपर डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ओके, फिर इनके रिजल्ट्स को आप नोट करो, रिकॉर्ड करो अपने रिजल्ट्स को। फिर जो पॉट आपने पहले डार्क में रखा था उसको 3-4 डेज़ के लिए आप सनलाइट में रखो और फिर से वही आयोडीन टेस्ट उसके लीव्स के साथ करो। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो अपनी नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. फिगर 1.4 ये फिगर है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, मतलब कि जो लीव्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता उनके पास भी, उनके ऊपर भी क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें ग्रीन कलर की पॉइंटेड होते हैं। मास्क मतलब पॉइंट आप समझ लीजिए। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इन लीव्स में भी
फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होती है। अब आगे पढ़ते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. आपने अक्सर देखा होगा स्लिमी मतलब पतले और ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स के ऊपर देखे होंगे ना, या फिर और भी जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर. ये पैचेस होते हैं ये जनरली फॉर्म्ड होते हैं बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. ये जनरली फॉर्म्ड हो जाते हैं एल्गी की ग्रोथ से. आपको पता है जैसे कुछ जो दीवारें होती हैं उनके नीचे उनकी मिट्टी वाली साइड में भी ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं. आपने कभी कभी देखा ही होगा जिन दीवारों के पास बिल्कुल मिट्टी होती है उनके पास भी ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं, या फिर पानी ज़्यादा रहता है उसको हम मॉस भी कहते हैं. उसे एल्गी कहते हैं. उनके ग्रोथ से एल्गी की ग्रोथ से वो पैचेस आ जाते हैं. क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? ये जो एल्गी होती है ये क्लोरोफिल कंटेन करती है जो उन्हें ग्रीन कलर देती है. आपको पता ही है कि क्लोरोफिल का कलर ही ग्रीन होता है. एल्गी कैन ऑल्सो जो एल्गी होती है वो अपना खाना खुद बना सकती है. एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकती है बाय फोटोसिंथेसिस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब कि प्लांट फूड का बनना कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen, and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं. आपने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं, है ना. आपने अभी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है. These are used to synthesize other components of food. जो ये तीनों होते हैं ये अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं. लेकिन जो प्रोटीन्स होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन. मतलब कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है. नाइट्रोजनस मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन होती है. विच कंटेन नाइट्रोजन वही हो गया ना, मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन होती है. From where do the plants obtain nitrogen? अगर जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन कंटेन करती है तो बताओ कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं. ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं कहाँ से लेते हैं. नेक्स्ट पैरा. Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen
into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. अब इसका मतलब जान लेते हैं इस पैरा का। आप रिकॉल करो कि जो नाइट्रोजन है वो रिकॉल द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। आप ये याद करो कि जो नाइट्रोजन है वो प्रचुरता प्रेजेंट इन प्रचुरता, मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो प्रचुर होती है और गैसियस फॉर्म में एयर में होती है। या आप याद करो। हाउएवर प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जो सॉइल होती है उसमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। ये बैक्टीरिया ये जो नाइट्रोजन होती है इस फॉर्म में ये प्लांट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब की जाती है अलॉन्ग विद वाटर के साथ प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। और आपने ये भी कभी कभी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन में रिच होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सॉइल में ऐड करते हैं। इस तरह जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स से भी पूरी कर देते हैं। ये जो प्लांट्स हैं कैन सिंथेसिस देन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इस तरह जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन्स और विटामिन्स सिंथेसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem called and branches of a tree? This is a plant called Cascata, अमरबेल जिसे कहते हैं। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it derives the host of valuable nutrients. अब पहले हम आपको इसकी फिगर दिखा देते हैं, फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। ये देखिए, ये जो आपको येलो दिख रहा है ना, ये आप देख सकते हैं कसकटा अमरबेला ऑन द होस्ट प्लांट। ये होती है कसकटा। इनके इस बेल के पास, इस अमरबेल के पास, कसकटा के पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती है, इसलिए ये दूसरे ट्री पर क्लाइंब करती है न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओके, अब हम आपको समझा लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा फिगर देख के। यहाँ पे इस धरती पे
कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो फिर ज़िंदा कैसे रहते हैं और वो अपने न्यूट्रिशन कैसे ले लेते हैं। अब ह्यूमंस की तरह और एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट्स होते हैं, वो जो प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। अब आपने अभी 1.5 फिगर देखी है ना, ये बस वही बता रहे हैं कि लुक एट, आप देखिए 1.5 फिगर में क्या आपने देखा एक येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर वाली एक बेल जो एक ट्री के अराउंड ट्विन किए जा रही है और ब्रांचेस के ट्री में। इस प्लांट को हम कसकटा अमरबेल कहते हैं। कसकटा और अमरबेल कहते हैं, हिंदी में अमरबेल, इंग्लिश में कसकटा। इसके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती है, इस प्लांट के पास, कसकटा के पास। ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है। द प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है उसे होस्ट कहा जाता है। इसलिए ये जो कसकटा है ये अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से डिप्राइव करता है। अब आपको ये पैरा समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैरा समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैरा। Cuscata is called the parasite, as are we and other animals also a kind of parasites. You should think about it and discuss with your teacher. ये बोलता है कि जो कसकटा है उसको पैरासाइट भी कहते हैं। क्या हम और एनिमल्स एक पैरासाइट्स हैं? आरवी का मतलब इन्होंने ह्यूमंस दिया हुआ है। क्या ह्यूमंस और एनिमल्स भी पैरासाइट हैं? एक पैरासाइट के कहने आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए। फिर से एक क्लाउड आ गया है हमारे पास। पहेली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that stuck our blood are also parasites. पहेली ये जानना चाहती है कि जो मॉस्किटोज़, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस होते हैं जो हमारे साथ स्टक करते हैं और हमारे ब्लड को चूसते हैं, क्या वो भी पैरासाइट होते हैं? अब देखते हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher like or jug like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are air which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. अब इसका मतलब जानते हैं। जो उन्होंने फिगर बताई थी वो ये है, फिगर है, ये प्लांट है। इसके नीचे ये देख सकते हैं, ये आप जग के टाइप, एक थैली के टाइप, जैसे एक लिफाफा होता है उसके टाइप बना हुआ है। अब इसका मतलब भी हम जानते हैं। ओके, क्या है इसका मतलब?
क्या आपने कभी देखा या सुना है कि प्लांट्स भी एनिमल्स को खा सकते हैं? या इस धरती पे कुछ प्लांट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं है? इन प्लांट्स का कलर या फिर ग्रीन भी हो सकता है या किसी और कलर का भी हो सकता है। आपने फिगर 1.6 देखी? ये देखिए, लुक एट फिगर 1.6। ये जो पिक्चर लाइक और जग लाइक, ये जग की तरह इसका स्ट्रक्चर है ना, इसकी तरह ये जो मॉडिफाइड प्लांट है, जग की तरह बना हुआ ये जो प्लांट है, पार्ट है लीफ का, ओके, ये पार्ट है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। ये लीफ का जो एपेक्स है, ये एक लिड फॉर्म करता है, जो ओपन भी होता है, जो अपने माउथ को ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है पिक्चर के माउथ को, ओके। इनसाइड द पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं जो डाउनवर्ड्स होते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ मुड़े होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर लैंड कर जाता है, जो लिड है वो अपने माउथ को क्लोज कर देती है और जो इंसेक्ट है वो उस लिड के अंदर ट्रैप हो जाता है और इंटेंगल इनटू द हेयर, और उस जो हेयर से उनके बीच फंस जाता है। जो लिड है वो अपना माउथ क्लोज कर देती है, जो लिड बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है, मतलब कि फंस जाता है। जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है उस लिड के अंदर, जो जो डाइजेस्टिव जूसेस इस लिड के अंदर होते हैं, ओके। और जो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर देती है लिड। इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये possible है कि जो प्लांट्स ये जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स अब ज़मीन से नहीं ले पाते हैं उस सॉइल में जहाँ पे ये ग्रो करते हैं। अब हम बूझो का क्लाउड पढ़ते हैं। बूझो इज़ कन्फ्यूज्ड। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बूझो ये जानना चाहता है कि अगर ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, फिर ये इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? है ना भाई, कमाल का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सैप्रोट्रॉप्स। 1.4 सैप्रोट्रॉप्स। You might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Figure 1.7 इस फिगर की ये बात कर रहा है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. चलो अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। चलिए मतलब समझते हैं। आपने कहीं पे भी देखा, आपने बहुत सारे वेजिटेबल मार्केट्स में देखा होगा, मशरूम के पैकेट सोल्ड किए जाते होते हैं वेजिटेबल। आपने कभी ये भी देखा होगा कि वहाँ पे फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक, मतलब कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं एक मॉइस्ट सॉइल के ऊपर या फिर एक रोट सड़ी हुई वुड के ऊपर रेनी सीजन के दौरान। ये आप देख सकते हैं फिगर 1.7 में। चलिए ये जानते हैं, ये फाइंड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स ये इनको चाहिए सरवाइव करने के लिए, और ये उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं। ओके, अब हम
भूजो का क्लाउड फिर से पढ़ते हैं. Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. Bujo ये जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं. इनके पास ना तो माउथ होता है एनिमल्स की तरह, ना ये ग्रीन कलर के होते हैं, और जैसे कि इनमें क्लोरोफिल ही नहीं होती, और ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड नहीं बना सकते. अब इस बूजो के क्वेश्चन को हम एक्टिविटी के रूप में आंसर निकालते हैं. Take a piece of bread and moist it with water. Leave it in a moist, warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. Figure 1.8. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observations in the notebook. You will see cotton like threads spread on the piece of bread. अब हम पहले फिगर देखते हैं, फिर एक्टिविटी का मतलब मैं आपको समझाऊंगी. ये है फिगर ब्रेड की. आप देख सकते हैं फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. अब हम मतलब समझते हैं उसका, उस एक्टिविटी का. एक आप ब्रेड का पीस लीजिए और उसको वाटर के साथ मॉइस्ट कीजिए, मतलब वाटर के साथ गीला कीजिए, और उसको एक नमी वाली वार्म जगह पे, मतलब कि जहाँ पे नमी हो, और एक गर्म जगह पे 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, और या फिर अंटिल तब तक रखिए जब तक उसमें फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस उस पर ना हो. ओके, फिगर 1.8 अभी आपने देखी. इन पैचेस का कलर क्या है? अब आप बताइए कि इन पैचेस का कलर क्या है. अब इन पैचेस को आप एक माइक्रोस्कोप के नीचे या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए. अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक नोटबुक में लिखिए. आप कॉटन लाइक थ्रेड्स देखेंगे इस ब्रेड के पीस के ऊपर जो स्प्रेड होंगे. ओके, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. आगे क्या है? These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. इन ऑर्गेनिज़म्स को फंगी कहते हैं. ये जो थ्रेड आपने देखा होगा, ये देखी हुई है ब्रेड की फिगर आपने. इनके पास बहुत सारे डिफरेंट मोड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्रेड. इन्होंने एब्जॉर्ब किया. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है डेड और डिकॉइंग मैटर से, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक. ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की, इसमें जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक डेड और डिकेइंग मैटर से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, उसे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सेप्रोट्रॉफिक, इन जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जिनके पास सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season they spoil many things. Ask your parents about the meanings of fungi in your house. अब इसका मतलब जानते हैं.
जो फंगी होती है वो पिकल्स के ऊपर, लेदर के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर और बहुत सारे आर्टिकल्स के ऊपर भी ग्रो होती है, जो बहुत ही हॉट सीज़न या फिर बिल्कुल नॉर्मल सीज़न में लॉन्ग टाइम के लिए रखे जाते हैं। और रेनी सीज़न में ये जो फंगी है ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से कहिए अबाउट ना मीनेस, मतलब कि अपने पेरेंट्स से कहिए मीनेस, फंगी की मीनेस इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर when they land on wet and warm things. They germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब इसका मतलब जानते हैं। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। जब वो वेट या वार्म थिंग्स के ऊपर लैंड करते हैं, वो उस वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर अपनी जगह बना लेते हैं और उसमें ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अब आप क्या फिगर कर सकते हो, अब आप क्या सोच सकते हो क्या कि हम अपनी चीज़ें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब मैं आपको अगला पैराग्राफ समझाती, लेकिन हमने पीछे ये बूझो वाला भी छोड़ा है। हमने बूझो पहेली बहुत सारे छोड़ दिए हैं, उन्हें हम अभी पढ़ के 2 बचे हैं हमारे, ये हम अभी पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appears suddenly during the rainy season. पहेली बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि जो उसके ब्यूटीफुल शूज़ जो वो अपने स्पेशल ओकेजन्स में पहना करती थी, वो फंगी के वजह से स्पॉइल हो गए थे रेनी सीज़न में। अब वो ये जानना चाहती है कि फंगी कैसे सडनली रेनी सीज़न में अपीयर हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. बूजो कहता है कि उसके एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि उसके ग्रैंडफादर के जो वीट फील्ड्स थे वो स्पॉइल हो गए थे फंगस के कारण। अब बूजो ये जानना चाहता है कि क्या फंगी डिजीज़ भी कॉज करते हैं। Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. तो पहेली ने बूजो को बताया कि जो बहुत सारे फंगी होते हैं जैसे कि यीस्ट और मशरूम वो बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन जो कुछ फंगी होते हैं वो डिजीज़ भी कर सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में। इन तीनों में वो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। और कुछ फंगी जो होते हैं वो मेडिसिन्स के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। अब आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share both shelter and nutrients. This relation is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण, कि कुछ जो फंगी होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स के साथ रहते हैं। जो प्लांट्स हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगस को, और इन रिटर्न उसके बदले में जो फंगस होते हैं वो वाटर और बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, in organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provide food to the फंगस। अब इसका मतलब जानते हैं। जो इन ऑर्गेनिज्म, जो लाइकेन ऑर्गेनिज्म होता है, जो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, विच इज़ एन एल्गी, लाइकेन एक एल्गी होता है, ओके। और एक एल्गी जिसे हम लाइकेन भी कहते हैं, वो एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। और जो फंगस होता है वो शेल्टर, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गी को, और बदले में एल्गी प्रिपेयर करती है और प्रोवाइड करती है फूड फंगस को, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ देते हैं। नेक्स्ट इज 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फार्मर्स दे देते हैं ना, फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं, बस ये वही है, आप समझ सकते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? क्या आपने कभी देखा है जो फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर मतलब खाद, फर्टिलाइजर्स भी खाद ही होते हैं। क्या आपने कभी देखा है फार्मर्स को खाद छिड़कते हुए फील्ड्स में? और जो गार्डनर्स हैं यूजिंग खाद को, जो गार्डनर्स यूज़ करते हैं इन लॉन्स में या फिर पॉट्स में, क्या आपने कभी ऐसे देखा है? तो बताइए कि ये क्यों होता है। अब बढ़ते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। Fertilizers and minerals contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant। अब इस पैराग्राफ का मतलब समझते हैं। क्या आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, इसीलिए जो अमाउंट्स हैं, जो वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है सॉइल में वो कम होता रहता है, क्योंकि प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स मतलब खाद, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है, सच एज जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है। इन न्यूट्रिएंट्स को ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं सॉइल में डालने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि जो सॉइल है वो रिच हो सके इन न्यूट्रिएंट्स में। इन न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़े जाए। वी कैन ग्रो, जो हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और कीप देम हेल्दी, हम उनको हेल्दी भी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायर को पूरा करते रहें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ,
Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen, and the soil becomes deficient in nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make it its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans, and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses dals are obtained from leguminous plants. In this chapter पहले हम इस पैराग्राफ का मतलब समझ लें, फिर आगे वाला भी करेंगे. थैंक यू. अभी समझते हैं. यूजुअली ज़्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सॉइल होती है वो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है. नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है. आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो उसको गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. उन्हें जो नाइट्रोजन है वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है. जो एक बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले सकता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. इसीलिए वो अक्सर ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और अदर क्रॉप प्लांट्स की रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन देता है एक सॉल्यूबल फॉर्म में. इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो उसे फूड और शेल्टर देते हैं उस बैक्टीरिया को, इसलिए उनके पास वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. इस एसोसिएशन जो है, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंस मतलब कि बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है फार्मर्स के लिए, क्योंकि दे कैन रिड्यूस इस रिलेशनशिप से जो फार्मर्स हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की जगह नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की मात्रा को कम कर सकते हैं और जहाँ पे लिग्मिनस प्लांट्स ग्रोन करते हैं, मतलब कि अनाज देने वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं. बहुत से पल्सेस मतलब दाल्स ले लीजिए, दाल जो हम खाते हैं वो लिग्मिनस प्लांट से ही ऑब्टेन होती है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs?
इसका मतलब इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और कुछ प्लांट्स पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज, हर एनिमल हीटरोट्रॉप्स की तरह कैटेगराइज होता है। हर एनिमल को हम हीटरोट्रॉप ही बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्टिशियल हीटरोट्रॉप्स? क्या हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो एक पार्टिशियल हीटरोट्रॉप्स है? यस, ये कह सकते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट को यूज़ करता है न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है: ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हीटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा। ये जो व्हाट यू हैव लर्नड है ये पूरा इस चैप्टर का ही निचोड़ है। तो आपने कमेंट बॉक्स में इन सारों की कीवर्ड्स इस चैप्टर की इस वीडियो से निकाल के लिख के हमें देने हैं। थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। Until the next video, keep learning, keep practicing.